फिर फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से पूछा कि आपने ये सब कैसे कर दिया, हम आपके सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा देंगे एडवर्टाइजमेंट्स के। सीनियर एडवोकेट विपिन संघी ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करी कि पतंजलि जैसी कंपनी टूथपेस्ट भी बेचती है, तो अब सारे प्रोडक्ट्स पर बैन मत लगाओ एड्स का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर हमें एक अपॉलॉजी चाहिए पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण से। पर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रिप्लाई नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के मीडिया डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खबर नहीं थी, इस वजह से उन्होंने गलत ऐड छपवा दिया। अब एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 48,000 करोड़ है, उसके मीडिया डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या था। शायद इस वजह से, क्योंकि पतंजलि के एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा नहीं मिलता। इन सारी चीजों की वजह से 9 अप्रैल 2024 यानी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव से कि आप हमारे कोर्ट में आओ और हमें एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दो। उन्होंने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ भी बोला कि आप कर क्या रहे थे जब ये कंपनी ऐसे एड्स डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपॉलॉजी रिजेक्ट भी कर दी और उन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्योंकि आपने अपनी एफिडेविट में शायद फेक इंटरनेशनल टिकट्स दिखाई हैं, ये कहने के लिए कि आप कोर्ट में आ नहीं सकते खुद। अब पतंजलि कोई अकेली कंपनी नहीं है जो ऐसे एड्स चलाती है दवाइयाँ बेचने के लिए। कई एलोपैथी कंपनी भी बहुत अजीब सी चीजें करती हैं। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कंपनीज को वार्न भी किया था कि उनको डॉक्टर्स को घूस नहीं देनी चाहिए अपनी दवाइयाँ बिकवाने के लिए। हमें इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर इनमें से कितनी कंपनीज को हमारे मिनिस्टर्स प्रमोट कर रहे थे न्यूज़ चैनल पर, इनमें से कितनी कंपनीज को न्यूज़ एंकर्स प्रमोट कर रहे थे जब उनके प्रोडक्ट का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। इनमें से कितनी कंपनीज ने एक फर्जी प्रोडक्ट पर 250 करोड़ रुपए कमाए और हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। बहुत दुख की बात है कि एक आदमी जिसको हमारे देश ने इतना प्यार दिया क्योंकि उन्होंने करोड़ों देशवासियों को हर दिन योग सिखाया, आज उनको पैसे और पावर की इतनी लत लग गई है कि उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि कोविड के टाइम पर वो पूरी देश को क्या बेच रहे हैं। वो सन्यासी जिन्होंने वेद का ज्ञान प्राप्त किया और जो हिमालय गए ध्यान करने के लिए, वो अब ऐसी चीजें कर रहे हैं। और हमारी सरकार का क्या, बहुत आसान होता है हमारे साइंटिस्ट को प्रेज करना जब चंद्रयान सक्सेसफुल हो जाता है, पर जब वही सरकार चुपचाप बैठी रहती है जब एक ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है, जब लाखों लोगों को साइंस की जरूरत है, तब हमारी साइंटिस्ट की याद नहीं आती हमारी सरकार को। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि अंधभक्ति करने से हमारी पॉलिटिक्स में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ये अंधभक्ति की वार्निंग हमें पॉलिटिक्स में ही नहीं हर जगह अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम 10 अप्रैल 2024 को हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार पर भड़क गया क्योंकि उन्होंने पतंजलि के खिलाफ एक्शन ही लिया था अपने मिसलीडिंग एड्स के लिए। हम ये देखकर हैरान हैं कि फाइल को केवल आगे बढ़ाने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ एक तरफ कई लोग बहुत खुश थे कि फाइनली किसी ने तो पतंजलि के खिलाफ बोला क्योंकि इस कंपनी ने कई इंडियन कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है। दूसरी ओर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के बारे में इतना बोल रहा है पर कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनीज के बारे में क्यों नहीं, जो भी मिसलीडिंग एड्स बनाती हैं। If the threat is that Patanjali misled, and I agree they may have, the problem may germinate in one company, be diagnosed in one company, be symptomatic in one company, but the fact is that there are several other companies, FMCG companies doing all that. हाँ, ये सही बात है। हमें उन सारी कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो एड्स के जरिए दूसरों को बेवकूफ बना रही है। पर सबसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उस कंपनी के लिए होनी चाहिए जो इंडिया के सबसे टफेस्ट मेडिकल क्राइसिस के दौरान एक ऐसी दवाई बेच रही थी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। कि देखो ऐसा है, कोरोना किसी से पूछ के आता नहीं, तो बिना पूछे भी ले लोगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कोरोनिल की, जिससे पतंजलि ने 4 महीने के अंदर 250 करोड़ की सेल्स करी। हाँ, 250 करोड़ की सेल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने मानो पूरे देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी अपने एड से। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, यह है पतंजलि गिलोय घनवती, एक आयुर्वेदिक दवाई। पर जब लोगों ने इस दवाई को खरीदा मार्च 2018 में, उनको एक सदमा पहुंच गया क्योंकि मार्च 2018 में इस दवाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई थी अप्रैल 2018 की। पतंजलि के साथ कोई एक कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बल्कि पतंजलि की कहानी ऐसी कहानी है जहां उन्होंने कई लीगल बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करी और जहां उनको मदद मिली हमारे देश के मिनिस्टर्स और न्यूज एंकर्स से। पतंजलि की अब वैल्यूएशन करीब 50,000 करोड़ हो गई है और उनको कई फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिल रही है। इस कंपनी ने ये सब किया कैसे, इसको समझने के लिए आपको एक लड़के की कहानी जाननी होगी। इसका नाम है राम किशन। हमने कोरोनिल बना रहे करके और ये अगर ये वही चीज है तो पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब दवा कैसे होगी? बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही
बाबा रामदेव की बचपन की जिंदगी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं। जो जानकारी हमें मिली है वो बस इन किताब से मिली है, जिनमें से एक को तो बैन कर दिया गया था। आर्ट्स गुरुकुल खानपुर, जो कि नारनौल हरियाणा में है। ये है आर्ष गुरुकुल, हरियाणा के नारनौल शहर में एक आर्य समाज स्टडी सेंटर। 1987 में पास वाले गांव से एक छोटा सा लड़का आर्ष गुरुकुल पहुंचा। इस लड़के का नाम था राम किशन, जो अपने घर से भाग कर आया था। राम किशन का एक्चुअली किस साल में जन्म हुआ था वो क्लियर नहीं है। कहा जाता है कि 1965 से 1975 के बीच उनका जन्म हुआ था हरियाणा के एक गाँव में। इस लड़के का बहुत मुश्किल बचपन रहा है। उनके पिताजी के पास ज्यादा पैसा नहीं था और उनके 4 बच्चे भी थे। राइटर प्रियंका नारायण ने कहा कि वो बहुत ही कमजोर लड़के थे, जिनकी मानो छोटी सी उम्र में कई बार मौत होने वाली थी। और छोटी सी उम्र में उनको एक पैरालिसिस का अटैक आया, जिस वजह से उनकी फेस की मसल्स काम नहीं करने लगी और उनकी आंख में भी प्रॉब्लम आई। उनकी माँ उनका इलाज कराना चाहती थी मॉडर्न ट्रीटमेंट के जरिए, पर उनकी दादी ने मना कर दिया। बाबा रामदेव के बड़े भाई ने कहा कि उनकी दादी बहुत ही सुपरस्टिशियस थी और मानती थी कि ये अटैक माता की वजह से हुआ है। स्कूल में भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बच्चे उनको बहुत चिढ़ाते थे उनकी आंख की वजह से। इन मुश्किलों के बावजूद उनको पीस मिला जब उनकी मुलाकात हुई आर्य समाज के प्रचारकों से। आर्य समाज एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है, जिनका एक मकसद है योग और वेद को प्रमोट करना। उनके इलाकों में आर्य समाज का एक बहुत बड़ा बोलबाला था और उनके फैमिली मेंबर ने ही बाबा रामदेव को इन प्रचारकों से मिलाया था। ये बहुत अच्छी टाइमिंग थी बाबा रामदेव के लिए, क्योंकि स्कूल में उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि उनको रियलाइज हो गया था कि वेस्टर्न एजुकेशन उनके लिए सही नहीं है, और वो बल्कि दिमाग में हमारे ये डालने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न चीजें ही सही हैं। ये आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाबा रामदेव यही चीज पतंजलि की मार्केटिंग में भी यूज करते कई साल बाद। खैर, स्कूल में उनका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने अपनी किताबें ली और जंगल में फेंक दी, जिसके बाद वो पहुंचे आर्ष गुरुकुल में। गुरुकुल में आने के बाद इस लड़के ने अपना राम किशन का नाम त्याग दिया और अपने आप को बुलाने लगे वो रामदेव। इधर उन्होंने अष्टाध्यायी, उपनिषद, आयुर्वेद और वेद में पढ़ाई करी। कुछ महीने बाद एक दूसरा लड़का उस गुरुकुल में आया, बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिताजी नेपाल से आए थे एक लेबरर के तौर पे, और उनको इस गुरुकुल के टीचर ने कहा कि आप अपने लड़के को इस गुरुकुल में भर्ती क्यों नहीं कर लेते। ये दोनों लड़के मिले और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कई समय वो वेद, योग और आयुर्वेद की बातें करते। बाबा रामदेव का योग में बहुत इंटरेस्ट हुआ, इस वजह से वो हिमालय की तरफ चले गए ध्यान करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उन्होंने 3 साल गंगोत्री में बिताए। फिर वो गए हरिद्वार और 1993 को वो अपने दोस्त बालकृष्ण से वापस मिले। जिस दौरान बाबा रामदेव हिमालय में ध्यान कर रहे थे, बालकृष्ण को एक नए गुरु मिले, आचार्य करमवीर, और इन तीनों लोगों ने ही कुछ साल बाद पतंजलि बनाई। आचार्य करमवीर बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कई चीजें सिखाने लग गए, जैसे वो कई लोगों को एक साथ योग कैसे सिखा सकते हैं। इसके बाद बाबा रामदेव गंगा किनारे 2 लोगों को योग सिखाने लग गए, जिसमें से एक आदमी एक गुजराती बिजनेसमैन था, जो बाबा रामदेव को सूरत ले गया ताकि उधर वो 200 लोगों को योग सिखा सके। फिर ऐसे कैंप्स बाबा रामदेव ने पूरे देश में करवाए। 1994 में एक कैंप ऑर्गेनाइजर ने बाबा रामदेव को 5000 रुपए दिए कि आप मेरे लिए प्लीज आयुर्वेदिक मेडिसिन बना लीजिए उन बीमारियों के लिए जो असम में होती हैं। फिर बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने महासुदर्शन चूर्ण के कई पैकेट्स बनाए, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, और वो असम की तरफ चले गए इस दवाई को देने के लिए। असम के कई लोग इस चीज से बहुत खुश हुए, और बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सोचा कि हम ये चीज हरिद्वार के लोगों के लिए क्यों ना करें, और इस चीज को करने के लिए उनको एक आदमी ने मदद करी, कृपालु बाग आश्रम के आचार्य शंकर देव। आचार्य शंकर देव एक बुजुर्ग साधु थे, जो हरिद्वार के कृपालु बाग आश्रम के हेड थे। क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए उनके दिमाग में लगातार टेंशन रहती थी कि उनके बाद उनका आश्रम कौन संभालेगा। वो चाहते थे कि करमवीर उनका आश्रम संभाले, पर करमवीर ये करना नहीं चाहते थे। बाबा रामदेव ने लेकिन एक बार बात करी करमवीर से। असम के एक कैंप के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि आप आचार्य शंकर देव का ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। अगर आप ये कर लोगे तो हमें एक बेस मिल जाएगा जहाँ से हम काम कर सकते हैं। करमवीर को ये आइडिया बहुत प्रैक्टिकल लगा, इसलिए उन्होंने असम के जंगलों से एक लेटर लिखा आचार्य शंकर देव को कि वो उनका आश्रम संभालने के लिए तैयार है। आचार्य शंकर देव ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि मैं आपके दोस्तों को नहीं जानता, पर मैं आपको जानता हूँ और इसीलिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर ने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया हरिद्वार में, दिव्य योग मंदिर।
अगर आप जानते नहीं हो तो एक ट्रस्ट एक बेसिकली लीगल अरेंजमेंट होता है जहां कई लोग जिनको ट्रस्टीज कहा जाता है वो दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स मैनेज करते हैं जिनको बेनिफिशरीज कहा जाता है। तो इस ट्रस्ट के जरिए से बाबा रामदेव, बालकृष्ण और करमवीर आचार्य शंकर देव का आश्रम संभालेंगे और उसके अलावा आश्रम के पास जो उनकी जमीन थी गंगा किनारे वो भी मैनेज करेंगे। इस ट्रस्ट से ही बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अपने कनेक्शंस बनाए जिससे वो कुछ ही समय बाद पतंजलि का एक बड़ा एम्पायर सेट करने वाले थे। अब पतंजलि की स्टार्टिंग में जो सेल्स ग्रोथ आ रही थी वो उनके ऑफलाइन स्टोर से आ रही थी, पर अब जमाना है ऑनलाइन शॉपिंग का और अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं तो आप ओडू की ई कॉमर्स ऐप यूज कर सकते हैं। ओडू एक ऑल इन वन सोल्यूशन है जहां आप अपने बिजनेस के डेली ऑपरेशंस मैनेज कर सकते हो, जैसे कस्टमर्स को मैनेज करना सीआरएम से, इनवॉइसिंग के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना या फिर अपने सेल्स को ट्रैक करना। और ओडू के डैशबोर्ड से आप अपने बिजनेस के सारे डेटा पॉइंट्स एक साथ ट्रैक कर सकते हो। अगर हम ई कॉमर्स ऐप की बात करें, अगर आपकी एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है तो उसी हिसाब से आप अपना स्टोर बना सकते हो। बस 4 स्टेप्स में आपका ई कॉमर्स वेबसाइट का फ्रेमवर्क सेटअप हो जाएगा कुछ इस तरह। वेबसाइट सेटअप होने के बाद आप उधर अपना एक प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। न्यू एंड चूज प्रोडक्ट पर क्लिक करके टी शर्ट का नाम डाल दो, प्राइस डिसाइड कर दो और 18% जीएसटी ऐड कर दो। टी शर्ट की फोटोज डालने के बाद आपका प्रोडक्ट पेज कस्टमाइज हो जाएगा। डिटेल्स में प्रोडक्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन डालना है या फिर यूजर रिव्यूज ये आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कौन से कलर्स अवेलेबल हैं या फिर कौन से साइजेस। एक बार आपने प्रोडक्ट पेज सेटअप कर दिया तो फिर आप अपने प्रेफर्ड पेमेंट गेटवे को लिंक कर सकते हो स्टोर से, जिसके बाद आपका स्टोर लाइव हो जाएगा। तो बस इस तरह आपने अपना स्टोर बना दिया जिसके बाद आप बेचना स्टार्ट कर सकते हो। वेबसाइट के लिए ओडू आपको एक कस्टम डोमेन भी देगा जो पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री है और जो भी आप पहली ऐप यूज करोगे ओडू की वो आपके लिए लाइफ टाइम फ्री होगी और आपको कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग सर्विसेज भी दी जाएंगी। और अगर आपको 2 से ज्यादा एप्लीकेशन यूज करनी है ओडू की तो आप उनका पेड प्लान ले सकते हो जो 580 रुपए से स्टार्ट होता है, जो एक जोमेटो या फिर स्विगी ऑर्डर से भी कम हो सकता है। तो अगर अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है ओडू को चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब आते हैं पतंजलि पर वापस। तो उन्होंने अपना दिव्य योग मंदिर का ट्रस्ट रजिस्टर किया और एक मिशन डिक्लेयर किया। मिशन था लोगों को योग सिखाना जिससे उनकी हेल्थ अच्छी होए। फिर बाबा रामदेव और करमवीर आश्रम में योग सिखाने लग गए। ये योग की क्लासेस बहुत पॉपुलर होने लगी और कई पावरफुल लोग भी योग सीखने के लिए आए। योग की पॉपुलैरिटी देखते हुए बाबा रामदेव और करमवीर ने हरिद्वार के लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक योग का कैंप ऑर्गेनाइज किया। इस 1 हफ्ते के कैंप में पुलिस के सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट भी आए। जर्नलिस्ट प्रियंका पाठक नारायण ने कहा कि इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक स्ट्रैटेजी बनाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन से दोस्ती करने के लिए, चाहे वो पावर में हो या फिर ना हो। जहाँ बाबा रामदेव और करमवीर योग में अपनी मेहनत कर रहे थे, बालकृष्ण किसी और चीज में बिजी थे। बालकृष्ण स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टेड थे और वो आश्रम में एक आयुर्वेद का क्लिनिक खोलना चाहते थे जिसका नाम होगा दिव्य फार्मेसी। पर एक प्रॉब्लम थी, ना उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी ना फॉर्मल डिग्री। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से किसी को भी एक लाइसेंस चाहिए होता है एक आयुर्वेद का क्लिनिक या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने के लिए। पर दिसंबर 1995 में उनको एक सोल्यूशन मिल गया अपनी दिव्य फार्मेसी के लिए। उनको एक बुजुर्ग सन्यासी मिले, स्वामी योगानंद, जिनका असली नाम था एनपी सिंह। वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे और सबसे जरूरी बात है कि उनके पास एक लीगल लाइसेंस था, जिसकी वजह से उनको एक टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया दिव्य फार्मेसी का। जिसके बाद बालकृष्ण आयुर्वेद के ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकते थे। फिर बालकृष्ण ने आश्रम में एक आयुर्वेद का क्लिनिक खोला जहाँ मेडिकल कंसल्टेशंस भी हो रही थी और दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही थी। मेडिकल कंसल्टेशन फ्री थी पर दवाइयों के लिए पेशेंट्स को पैसे देने थे और यही बिजनेस मॉडल आज भी चलता है। 5000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय यानी कि क्लिनिक्स हैं पूरे देश में जहाँ कंसल्टेशन फ्री है पर मेडिसिन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इस फ्री कंसल्टेशन मॉडल की वजह से दिव्य फार्मेसी बहुत पॉपुलर होने लगी लोगों के बीच। अमीर से गरीब आदमी फार्मेसी में जा रहा था अपनी हेल्थ का चेकअप करवाने। पर बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा ब्रेक आया 2000 में। तो उस समय जब पूरा देश सास बहू सीरियल देख रहा था, इलाहाबाद के एक जर्नलिस्ट माधव मिश्रा को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक रिलीजियस चैनल खोले जिसका नाम था आस्था। आस्था, जीवन का आधार। जैसे ही आस्था चैनल लाइव गया, उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों ने भी आस्था चैनल की सक्सेस को देखा और कई डिफरेंट रिलीजियस चैनल्स ब्रॉडकास्ट होने लगे।
बाबा रामदेव को रियलाइज हुआ कि इन चैनल्स की तो इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो वो एक रिलीजियस ब्रॉडकास्टिंग चैनल संस्कार के पास गए। उन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए दिए और कहा कि मुझे 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दो 6:45 की सुबह का। जिसके बाद मानो पूरा देश बाबा रामदेव के साथ ही उठता। देश के करोड़ों परिवार जिनको पहले एक पर्सनल योगा ट्रेनर नहीं मिल सकता था, वो अब सुबह सुबह उठने लग गए ताकि वो बाबा रामदेव से अपने घर पर ही योग सीख सके। बाबा रामदेव ने पूरे देश में एक हेल्थ रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया और छोटे से छोटा बच्चा प्राणायाम जानता था। कई लोगों ने कहा कि उनकी सेहत पर बाबा रामदेव के योग का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। इससे उनके हरिद्वार के आश्रम का भी फायदा पहुंचा। कई लोग देश के कोने कोने से आश्रम में जाने लगे योग करने के लिए या फिर दिव्य फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए। बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि वो पॉलिटिशियंस के साथ भी उठने बैठने लगे। 2002 में जब दिल्ली में उन्होंने योग का कैंप किया था, तो दिल्ली के तब के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी भी उधर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव भी बाबा रामदेव से मिले ये कहने के लिए कि वो उत्तर प्रदेश में अपने क्लिनिक सेटअप करें। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, दिव्य फार्मेसी की सेल्स उतनी ही बढ़ती गई। विपिन प्रदा जो आश्रम में काम करते थे 2002-2005 के बीच, उन्होंने कहा कि वो हर रात घंटे बैठते फार्मेसी का पैसा काउंट करने के लिए। और मुझे याद है कि एक रात में हमने 22 लाख रुपए कमाए थे। जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे ही बाबा रामदेव को सामना करना पड़ा अपनी पहली कंट्रोवर्सी से। 2006 में सीपीआईएम की लीडर बृंदा कारत ने आरोप लगाया कि दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों में इंसान और जानवरों की हड्डियां यूज हो रही है। उन्होंने दवाइयों के सैंपल सरकारी लैब्स में भी भेजे, पर इसी दौरान कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बाबा रामदेव को डिफेंड करने आए। इनफैक्ट लालू प्रसाद यादव ने तो ये तक कहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर दवाई में हड्डियां हैं, अगर वो दवाई काम कर रही है। दवाई जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है। अब ये कंट्रोवर्सी भी ज्यादा चली नहीं, क्योंकि 2 लैब्स की 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आई कि इस दवाई में हड्डियां थी भी या फिर नहीं। इस कंट्रोवर्सी को रिप्लाई करने के लिए बाबा रामदेव ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी जो वो आज भी यूज कर रहे हैं। क्या है वो स्ट्रैटेजी? बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो किया जा रहा है ताकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को फायदा मिले और ताकि आयुर्वेद की बदनामी हुए। जर्नलिस्ट कौशिक देका ने कहा कि इस रिप्लाई के बाद बाबा रामदेव मानो स्वदेशी मूवमेंट के चैंपियन बन गए थे। पर वो चीज़ जो कई स्टार्टअप्स में होती है, वही चीज़ बाबा रामदेव की स्टार्टअप के साथ भी हुई। उनका झगड़ा हो गया अपने को फाउंडर के साथ, करमवीर के साथ। प्रियंका पाठक नारायण ने कहा कि बाबा रामदेव अपनी पॉपुलैरिटी से पैसा कमाने लग गए, पर यह चीज़ करमवीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक समय बाबा रामदेव के योग कैंप बिल्कुल फ्री होते थे, पर अब आपको पैसे देने होते थे, और जितना पास आप होना चाहते हैं स्टेज के, उतने ज़्यादा पैसे। ये भी दावा किया गया कि बाबा रामदेव ने ट्रस्ट के पैसे से अपने फैमिली मेंबर्स के लिए चीज़ें खरीदी हैं। जैसे करमवीर और हरिद्वार के दूसरे लोगों ने कहा कि 2003-04 में बाबा रामदेव ने एक मोटर बाइक और घर खरीदा अपने छोटे भाई राम भरत के लिए, और एक घर खरीदा अपनी बहन और उनके पति के लिए। जब करमवीर ने अपने गुरु आचार्य शंकर देव को बताया तो उन्होंने कहा कि आचार्य का दिल टूट गया। जिसके बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के रिलेशंस करमवीर और आचार्य शंकर देव के साथ बुरे होने लगे। पर उन दोनों ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही अपना प्लान डिसाइड करना होगा। अब इस समय बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और उनको कई लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, जिसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक नई कंपनी बनाएंगे, पतंजलि आयुर्वेद। जिसके बाद इस कंपनी ने इंडियन मार्केट का नक्शा ही बदल दिया। पहले इस कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचना स्टार्ट किया, जिसके बाद उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। बाबा रामदेव के पड़ोसी तरुण कुमार ने कहा कि वो शुरू से ही किसी भी अपॉर्चुनिटी को परखने में बहुत अच्छे थे। यह हमें कई बार दिखा। जैसे 2006 में उत्तर प्रदेश के कई किसान बाबा रामदेव के पास गए क्योंकि बारिश की वजह से उनका आंवला खराब हो गया था। बाबा रामदेव को एक आइडिया है कि क्यों ना मैं आंवला बहुत कम दाम पर खरीद लूँ उन किसानों से, जिससे उन किसानों को कुछ पैसा भी मिल जाए और मुझे आंवला मिल जाए। फिर उन्होंने आंवला पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया आंवला जूस बनाने के लिए। ये आंवला जूस बहुत अच्छी तरह बिकने लगा, जिसके बाद बाबा रामदेव अपने योग के कैंप में इस आंवला जूस को प्रमोट करने लग गए कि ये जूस कई बीमारियों को सॉल्व कर सकता है। पतंजलि स्वरस, सबको करेंगे सूट, सेहत के 2 घूंट की बात है। अपनी किताब में कौशिक देका ने कहा कि बाबा रामदेव कह रहे थे कि इनिशियली लोग आंवला जूस पीना नहीं चाहते थे, पर बाद में वो उन पर विश्वास करने लग गए और मानो मैं आंवला जूस का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। अगले साल 2007 में उनको एक और अपॉर्चुनिटी दिखी
आस्था चैनल फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल को खरीद लूं। अब ये चीज़ बहुत ही चालाक थी क्योंकि कुछ साल बाद ये चैनल बाबा रामदेव की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करने वाला था। 6 साल के लिए पतंजलि कंपनी ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही बेची और 2012 में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कई और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जैसे बाम या फिर ऑयल लॉन्च करे, फिर टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी, ऑयल और नूडल्स भी। पर उसके बाद वो मानो पूरे रिटेल सेक्टर में आ गए। धीरे धीरे अब बाबा रामदेव और पतंजलि को हर जगह देखने लग गए, चाहे बिलबोर्ड हो या फिर न्यूज़ चैनल। और बाबा रामदेव रुके नहीं, कोई ना कोई तरीका उन्होंने जरूर ढूंढा हेडलाइंस में रहने के लिए। बाबा रामदेव ने आज पतंजलि का एक नया ब्रांड परिधान लॉन्च किया है, जहां फुटवेयर, कपड़े, ज्वेलरी हर कुछ अवेलेबल है। इसका पहला शोरूम प्रीतमपुरा दिल्ली में खुला है और मैं वहीं हूं। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। एक समय सेलिब्रिटीज उनसे मिलने आते थे और अब बाबा रामदेव ही सेलिब्रिटी बन गए। योग गुरु और बिजनेसमैन ही नहीं, लोग उनको एक इकोनॉमिस्ट भी मानते थे। परेशान है लोग पेट्रोल और डीजल के दाम से, और अब आपने दूध तो बना दिया 2 रुपया सस्ता। पेट्रोल डीजल पतंजलि अगर 2 रुपए सस्ते करवा दे तो बहुत लोग आपके कृतज्ञ होंगे। अभी तो बोल रहे थे बाबा जी पैसे के पीछे भागते हो। 2011 में जब उनकी कंपनी ने 163 करोड़ रुपए कमाए थे, 4 साल में ये नंबर 5000 करोड़ हो गया। अब ये कंपनी मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स को चैलेंज कर रही थी। उमेश फड़के जो लॉरियल के इंडोनेशियन यूनिट के सीईओ थे, उन्होंने कहा था कि ये ब्रांड हम सारी मल्टीनेशनल्स को इम्पैक्ट करेगी। तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। पतंजलि के साथ लड़ाई करने के लिए कोलगेट को भी एक हर्बल टूथपेस्ट लॉन्च करना पड़ा। जुलाई 2023 तक कंपनी की वैल्यूएशन 48,245 करोड़ हो गई थी। हाँ, आपने सही सुना, 48,245 करोड़। 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से पतंजलि को इतनी सक्सेस मिली। पहली चीज है ट्रस्ट। कई लोग क्रिएटिव ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, पर इंडिया में शायद ओजी क्रिएटर बाबा रामदेव ही थे। उन्होंने कई साल हर दिन लाखों लोगों को योग सिखाया, जिससे उनकी एक कम्युनिटी बनी जो उन पर बहुत ट्रस्ट करती थी। और इस कम्युनिटी और ट्रस्ट को बाबा रामदेव ने यूज किया अपने पतंजलि प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। 2016 में बंगाल के बेलदा गांव में एक कपड़े के दुकानदार ने कहा कि उन्होंने अपनी दुकान 2 हिस्सों में बांट दी, एक जहां कपड़ा बिकता है और एक जगह जहाँ पतंजलि के साबुन, बिस्किट, क्रीम, च्यवनप्राश, आंवला जूस, घी और दूसरी चीजें बिकती हैं। इन लोगों ने कहा कि बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स के बारे में टेलीविजन में हमें बताते हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे हमें। इस ट्रस्ट की वजह से ही कंज्यूमर्स के बीच एक ब्रांड लॉयल्टी बनी। इसके अलावा पतंजलि के प्रोडक्ट्स कंपटीशन के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते भी थे। 2018 के एक रिसर्च पेपर ने पतंजलि और दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स कंपेयर करे और उन्होंने कहा कि पतंजलि के दाम 15 से 30% सस्ते हैं। इसके पीछे कारण ये था कि पतंजलि अपना रॉ मटेरियल्स किसानों से डायरेक्टली खरीद रही थी और ना कि मिडिलमैन के जरिए, जिससे उनके पैसे बच जाते थे। फिर बाबा रामदेव ने नेपाल के साथ बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशंस रखे, जिसकी वजह से उधर वो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बना सके, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और हिमालय से डायरेक्टली कई जड़ी बूटियां खरीद सके। एक और कारण था कि पूरे देश में उनके कई चिकित्सालय थे, यानी कि क्लिनिक्स, जहाँ लाखों पेशेंट्स आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलने के लिए जाते थे। इन्हीं क्लिनिक्स में पतंजलि की दवाइयाँ भी बिकती थी, जिसकी वजह से उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना आसान और सस्ता हो गया था। बाबा रामदेव ने एक और इम्पोर्टेंट चीज यूज करी, स्वदेशी ब्रांडिंग। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले। बाबा रामदेव ने हर मौके पर बोला कि उनके प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं, ट्रेडिशनल है, भारतीय हैं, स्वदेशी हैं। तो आज ही पतंजलि के 5 सूत्रों को अपनाएं और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान से जुड़ जाएं। इनफैक्ट उनकी टैगलाइन भी थी प्रकृति का आशीर्वाद। उन्होंने अपनी कई स्पीचेस में बोला कि वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जबकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमें लूटने के लिए आई हैं। स्किन प्रोडक्ट्स के नाम पर बाजार में लूट खसोट चल रही है। पहली बार जो फेयर एंड लवली वाले, उनको फेयर एंड लवली लिखना बंद करवा दिया है हमने। क्या बकवास करते हो तुम? फेयर एंड लवली क्या, कैसे तुम फेयर एंड चला सकते हो? अब इधर बाबा रामदेव गलत नहीं थे कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज कंज्यूमर्स को लूटने की कोशिश कर रही थी, पर दिक्कत ये थी कि वो ये आर्गुमेंट अपनी कंपनी की कमजोरियों को छुपाने के लिए यूज कर रहे थे। इधर उन्होंने पेट्रियोटिज्म भी यूज किया कि फॉरेन कंपनीज को पैसे देने से अच्छा है आप लोकल कंपनीज जैसे पतंजलि को पैसा दो। धीरे धीरे पतंजलि का एम्पायर बहुत बड़ा होने लगा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में गेस करो उनका रेवेन्यू कितना था?
मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। 45,000 करोड़। पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर लगभग 45,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बाबा रामदेव ने क्लियरली दिखा दिया कि वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है और जहां भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे उधर वो एक्सपैंड कर लेते। पर प्रॉब्लम ये थी कि कुछ एक्सपेंशन की वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली थी। एक दिक्कत आई थी जब उन्होंने आटा नूडल्स लॉन्च करे। तो आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव नूडल्स बना के दिखा रहे हैं। आज ही पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च किया गया है दिल्ली में। बाबा रामदेव ने खुद लॉन्च किया है। मार्च 2014 में संजय सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में एक फूड इंस्पेक्टर थे, उन्होंने मैगी के पैकेट में एक लेबल देखा, नो एडेड MSG। उन्होंने मैगी के कुछ सैंपल्स दिए और जून 2014 में कोलकाता की सेंट्रल फूड लैबोरेटरी को ये सैंपल्स भेजे। उनको क्या पता चला? Around 12 samples were lifted from Lucknow and sent for testing twice. The samples revealed high levels of toxic lead and monosodium glutamate. कि मैगी में लेड की क्वांटिटी 1000 गुना ज्यादा है जो एडवर्टाइज करी जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के कई लोकल न्यूज चैनल्स इस न्यूज को कवर करने लग गए, पर नेस्ले ने कोई एक्शन लिया नहीं। उन्होंने कहा कि लैब के टेस्ट में ग्लूटामेट पाया गया है जो कई खाने की चीजों में नेचुरली होता है, हमने MSG नहीं डाला है। पर करीब 1 साल बाद 6 जून 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने मैगी की सेल पूरे देश में बैन कर दी, जिससे नेस्ले का 500 करोड़ का लॉस हुआ। इस बैन के 4 महीने बाद पतंजलि ने अपने आटा नूडल्स लॉन्च करे इंडिया की इंस्टेंट नूडल्स मार्केट को टारगेट करने के लिए। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। पर इस लॉन्च के 1 महीने बाद इंडिया की फूड अथॉरिटी ने एक नोटिस भेजा पतंजलि को कि आपको तो अप्रूवल मिला ही नहीं इन नूडल्स के लिए। बाबा रामदेव ने जवाब दिया, अभी तक FSSAI के गाइडलाइन के अनुसार पास्ता, मैक्रोनी, नूडल और सेवैया, वर्मिसेली, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो अभी तक का जो FSSAI का गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आगे जो भी गाइडलाइन बनेगा उसको भी हम फॉलो करेंगे। कि पतंजलि सारी रेगुलेशंस का पालन कर रहा है। हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और नूडल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। पर सेफ्टी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा कि इंस्टेंट नूडल्स प्री कुक्ड होते हैं तो उनको पास्ता का लाइसेंस नहीं मिल सकता। देश में बस 10 कंपनीज के पास ही ये लाइसेंस है और पतंजलि उस लिस्ट में नहीं है। पर इस नोटिस का ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नहीं पतंजलि के बिजनेस में। पर ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी थी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में कंपनीज के एड्स चेक करते हैं कि वो सही है भी या नहीं, उन्होंने पतंजलि पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी जब उनको कई कंप्लेंट्स आने लगी। जिसके बाद ASCI ने पतंजलि के 33 एड्स इन्वेस्टिगेट करे, हेयर ऑयल के लिए, वॉशिंग पाउडर के और टूथपेस्ट के, और उनको पता चला कि पतंजलि 33 में से 25 एड्स में झूठी बातें बोल रही है। जैसे उनको पता चला कि पतंजलि के एक हेयर क्लेंजर और ऑयल के एड में ये दिखाया जाता है कि वो कैंसर प्रिवेंट कर सकता है क्योंकि उसमें कोई मिनरल ऑयल नहीं है। ये अपना जो केश कांति अलग अलग प्रकार का शैम्पू और केश कांति ऑयल है, मिनरल ऑयल मैंने कहा था ना बालों में कभी मत लगाना, केश कांति ऑयल, केश कांति शैम्पू, इसका प्रचार करो। पर ये झूठ था। पतंजलि ने ये भी बोला कि उसके कंपेटिटर्स अपने प्रोडक्ट्स में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं एक बहुत डेंजरस केमिकल हेक्सेन के साथ, जिससे नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। पर यह भी झूठ पाया गया। पतंजलि ने पर इन बातों को माना नहीं। उन्होंने कहा कि एक साजिश है सारी फॉरेन कंपनीज की उनके खिलाफ। MNCs की जो HUL के लोग हैं, कोलगेट के लोग हैं, P&G के लोग हैं, तो वो लोग जानबूझ करके प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको टॉर्चर करें, प्लानिंग करें। पर पतंजलि की जो सबसे बड़ी न्यूज आई वो आई थी कोविड के दौरान, जब पूरे देश में कोविड की फर्स्ट वेव का कहर था और लाखों केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो 23 जून 2020 को पतंजलि ने लॉन्च करी कोरोनिल किट और कहा कि ये आपको कोविड से बचा सकती है। ये कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई है। कोरोनिल की किट में 3 प्रोडक्ट्स थे, टैबलेट के 2 पैकेट, कोरोनिल स्वसारीवती जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी, और एक तेल की बोतल, अणु तेल। इस पूरी किट को आप 545 रुपीज में खरीद सकते थे और चाहो तो तीनों चीज़ों को सेपरेटली भी खरीद सकते थे। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल किट पूरी दुनिया में पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड की, जिसने कई क्लिनिकल ट्रायल्स पास करे हैं। क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा है।
अब याद रहे कि उस समय कोई भी कोविड की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी पब्लिक के लिए। 6 महीने बाद कोविड वैक्सीन के ट्रायल स्टार्ट हो रहे थे और उससे पहले कोरोनिल किट लॉन्च हो गई थी। लाखों लोगों के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल से 14 दिन के अंदर लोग कोविड से ठीक हो जाएंगे और 69% पेशेंट्स 3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए? ये बहुत बड़ी बात। पर जिस दिन बाबा रामदेव ने कहा, उसी दिन हमारी सरकार की आयुष मिनिस्ट्री ने कहा कि ना किसी मिनिस्ट्री ना कोई मेडिकल अथॉरिटी ने प्रूव किया है कि कोरोनिल एक्चुअली में काम करता है। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। उन्होंने पतंजलि को कहा कि उनको अपने एड्स रोकने होंगे तब तक जब तक उनको उनकी रिसर्च की सारी डिटेल्स नहीं मिल जाती। जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है इसी, तो इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। पर ये चीजें बोलने के बावजूद बाबा रामदेव के कुछ और ही प्लान्स थे। कोरोनिल के लॉन्च के 4 महीने के अंदर उन्होंने 85 लाख किट्स बेच दी और 250 करोड़ रुपए की सेल्स करी। 250 करोड़ रुपए की सेल्स, ये कैसे हो सकता है? आचार्य बालकृष्ण ने भी बहुत अद्भुत चीज कही। उन्होंने कहा कि इतनी सारी सेल्स हो रही है इस प्रोडक्ट की, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल है। उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स की सेल, चाहे वो घी हो, टूथपेस्ट हो या फिर एलोवेरा हो, वो भी कोरोनिल की सेल्स को मैच नहीं कर सकती। डिमांड इतनी ज्यादा थी कोरोनिल की कि तेलंगाना जैसी स्टेट्स में वो कोरोनिल किट जिसका रिटेल प्राइस 545 रुपीज था, वो 1800 में बिक्री थी। अब हमारी मिनिस्ट्री ने तो कहा था कि कोरोनिल के एड्स बंद करने होंगे, पर न्यूज चैनल्स को क्या परवाह। हर दिन और रात उन न्यूज चैनल्स ने ठूस ठूस कर कोरोनिल को एडवर्टाइज किया और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इन न्यूज चैनल्स ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होती ना, तो उनको पता चल जाता कि पतंजलि ने कितनी रिसर्च करी है कोरोनिल किट को बनाने के लिए। जैसे कोरोनिल का जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, वो हुआ था जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, जहां उनका सैंपल साइज बस 100 लोगों का था। जबकि रेमडेसिविर, जो पहला कोविड-19 का ट्रीटमेंट था जिसको अप्रूव किया था यूएस के रेगुलेटर ने, उसका सैंपल साइज करीब 1400 पेशेंट्स था। दूसरी प्रॉब्लम थी कि स्टडी में जो उन्होंने कई पेशेंट्स चुने, वो या तो एसिम्प्टोमेटिक थे या उनके सिम्टम्स बहुत ही कम थे, जिस वजह से कई डॉक्टर्स ने कहा कि ये लोग तो बिना दवाई के ठीक हो जाते। तीसरी प्रॉब्लम थी कि कोरोनिल ने पहली ट्रीटमेंट करवाई थी पेशेंट को 29 मई को, और 1 महीने के अंदर 23 जून को उन्होंने अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। तो रिसर्च और लॉन्च के बीच में 1 महीने से भी कम का समय। स्टार्टअप्स को लॉन्च कैसे करना चाहिए, पतंजलि से सीखना चाहिए। ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। मैं आऊंगा, आपसे सीखूंगा। इंडिया की मेडिकल कम्युनिटी भी बोल रही थी कि ये हो क्या रहा है। NIMS जयपुर, जहाँ ये रिसर्च हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे इस क्लिनिकल स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है। उनके चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में कोरोनिल का कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं, हमने किसी सीरियस पेशेंट को एडमिट ही नहीं किया था, और बस 100 एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी गई थी जिनको स्पॉन्सर किया था पतंजलि ने। लेकिन निम्स ने अब कहा है कि उसने कोरोनिल का परीक्षण नहीं किया है। निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने ABP न्यूज से बातचीत में यह कहा कि उनकी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ तुलसी, नीम और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधि का परीक्षण कोरोना मरीजों पर किया था। ये सब सुन के वही आचार्य बालकृष्ण जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि कोरोनिल से कोविड ठीक हो सकता है, सडनली उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज है ही नहीं। स्वामी जी, बहुत मजा आया। ये कंफ्यूजन जानबूझकर फैलाया गया। एक तरफ आयुष मिनिस्ट्री कह रही थी कि इस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने अप्रूवल नहीं दी, दूसरी तरफ सरकार के हेल्थ मिनिस्टर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे थे। एक तरफ न्यूज एंकर्स कहते हैं कि कोरोनिल के एड्स अब बंद कर दिए जाएंगे, दूसरी तरफ वो खुद ही सेम न्यूज सेगमेंट में उसके बारे में बात कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। अब अगर आपकी एज मेरी जितनी है तो आपके पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स भी न्यूज चैनल्स ही देखते होंगे। अब क्या वो लोग NIMS जयपुर या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात मानेंगे या फिर हमारी न्यूज एंकर्स की, जो हर दिन कोरोनिल की बात कर रहे थे? स्वामी रामदेव, मिल गया रामबाण। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए
आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। अब न्यूज चैनल्स ऐसे क्यों कर रहे थे? ये कितनी बड़ी खबर होगी आप सोचिए। कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल देखिए। क्योंकि वो कोरोनिल में विश्वास करते थे? नहीं, क्योंकि वो पैसों में विश्वास करते थे। पतंजलि न्यूज चैनल्स का सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स में से एक है। 2017 की एक रिपोर्ट ने कहा कि पतंजलि ने 25% एड्स मेजर न्यूज चैनल्स पर खरीद लिए थे। इस स्ट्रैटेजी के बारे में पतंजलि के खुद एम्प्लॉयज ने बात करी है। जैसे पतंजलि के स्पोक्सपर्सन SK तिजारावाला ने कहा कि हम मानते हैं कि पतंजलि को ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें इंफॉर्मेशन कैंपेन्स करने चाहिए, और इस चीज़ के लिए न्यूज़ व्यूअर सबसे बेस्ट है। न्यूज़ एंकर्स से छोड़ो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी इस चीज़ को प्रमोट करने लग गए। फरवरी 2021 में जहां एक तरफ लोग कोविड के कहर से तड़प रहे थे, दूसरी तरफ बाबा रामदेव, देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी के साथ ये कह रहे थे कि कोरोनिल WHO सर्टिफाइड है। कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। न्यूज चैनल्स ने एक खबर पकड़ी और वो इसको हर दिन चलाने लग गए कि देखो कोरोनिल WHO अप्रूव्ड है, जबकि WHO खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। World Health Organization has clarified in a tweet that it has not reviewed or certified its efficacy. बाद में आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और यही स्ट्रैटेजी रही है पतंजलि की स्टार्टिंग से ही, कि वो झूठ बोलते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी। जिस समय हमें सबसे ज्यादा साइंटिफिक प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, उसी समय हमारी गवर्नमेंट एंटी साइंस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही थी। अब महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स ने जरूर कोरोनिल को बैन करने की कोशिश करी। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र ने भी पतंजलि की कोरोनिल दवाई पर पाबंदी लगा दी है। इन राज्य सरकारों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इस दवा को हरी झंडी नहीं देती, तब तक इसकी बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। पर हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया कि वो 1 लाख कोरोनिल किट्स फ्री में बांटेंगी कोविड के पेशेंट्स को। बाबा रामदेव का क्या रिस्पॉन्स था कि सारे अटैक्स वेस्टर्न मेडिसिन की चाल है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। एक समय उन्होंने ये भी कहा कि कोविड की वैक्सीन से 1000 डॉक्टर्स की मौत हुई है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लिखा कि आप बाबा रामदेव के खिलाफ एक्शन लो, और इसी का अंजाम है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सॉरी बोलना पड़ा है। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनके जनरल सेक्रेटरी जयेश लल्ले ने एक पिटीशन दर्ज करी पतंजलि, आचार्य बालकृष्ण और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये सब लोग एलोपैथी को टारगेट कर रहे हैं। ये केस मेनली इस एड के बारे में था जो पतंजलि ने चलाया था, जहां वो इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे थे। इस पिटीशन ने क्रिटिसाइज किया हमारी सरकार को कि उन्होंने पतंजलि के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब ये कंपनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में इस केस की सुनवाई स्टार्ट करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद के बारे में बात नहीं करेंगे, पर हम ये जरूर कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा कि वो पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे अगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट के जरिए ये मार्केटिंग करने की कोशिश करी कि वो किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत आप 54 डिजीजेस के बारे में ऐड नहीं दे सकते, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीजेस जिनका कोई मेडिकल क्योर मिला। पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम आपकी पूरी बात समझते हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वी अंडरस्टैंड। अगले दिन बाबा रामदेव ने क्या किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उधर ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर दिया। ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। फिर दिसंबर 2023 में पतंजलि ने एक और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट निकाला जहां उन्होंने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करी, जहां उन्होंने ये कहा कि वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एस्थमा जैसी बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं।